नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंस्पायर डेमोक्रेटिक न्यूज़ में। दोस्तों, इस एपिसोड में आपके लिए हम प्रॉपर रिसर्च के बाद एक महत्वपूर्ण और गंभीर और एक भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत की एक न्यायालयीय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जो बिल है दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड का, जो कि 2018 में आया, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया गया, इस पर प्रॉपर और उचित तरीके से, सूक्ष्म तरीके से एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, जिसमें दोस्तों सरकार का दृष्टि क्या है पॉइंट ऑफ व्यू से, अपोजिशन का दृष्टिकोण क्या है, और आपके एक आम नागरिक के लिए, एक लोकतांत्रिक नागरिक के लिए आपके क्या अधिकार है। क्योंकि ऐसे मुद्दों, निष्पक्ष खबर के लिए हम इन चीज़ों को लाते हैं। जिस तरीके से आपके जो मीडिया प्रोपोगेट कर कर गोदी मीडिया, बायस्ड मीडिया हो चुकी है, और वो सही तथ्य और सही फैक्ट को आपको नहीं बताते, इसलिए हमारा ये न्यूज़ चैनल है, आप इससे बने रहें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। चलिए दोस्तों, न्यूज़ पे हम चलते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है, और खरीदारों की लिस्ट को सार्वजनिक करने के लिए बोला गया है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, कितने का खरीदे, क्यों खरीदे, और किस पार्टी को कितना का चंदा दिया, किस तरीके से, और उस पर इथिकल ग्राउंड पे, नैतिकता के ग्राउंड पे भी कितने प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों कि इसमें हम देखेंगे लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले, जो दोस्तों कि ये मैं न्यूज़ को आपको पढ़ के बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार देते हुए बॉन्ड की खरीद पर रोक लगा दी है। बैन है, कोई बॉन्ड नहीं खरीद सकता। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। सूचना का अधिकार दोस्तों, जो कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में जो आपका अधिकार मिला, जो एक मूल अधिकार है, जो आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19(1) में, उसमें सूचना का अधिकार को फंडामेंटल राइट्स बनाकर आपको दिया गया था दोस्तों। ये पूर्व में यूपीओ के गवर्नमेंट के टाइम पे लाया गया था ये, जिसमें कि हम बता रहे थे कि कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है सूचना का अधिकार को उल्लंघन करता है। वोटर को पार्टियों के फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है। जो आपके जो वोटर है दोस्तों, तो किस पार्टी से कितना उनको चंदा मिला, कौन उनको चंदा दे रहा है, ये जानने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों। ये है न्यूज़, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया गया, इलीगल है, और उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना का अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों के फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, जो आपका संविधान में जो मूल अधिकार दिया है, फंडामेंटल राइट दिया है, उसके अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन, ये बताया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के दूसरे तरीके हैं। जो ब्लैक मनी की आप बात करते हो, करप्शन को रोकने की बात करते हो, तो उसके और भी तरीके हैं कि आप इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पार्टी से चंदा देने और लेने वाले का नाम गोपनीय रखकर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये कहा दोस्तों। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता जानने के अधिकार के खिलाफ है। इसमें राजनीतिक दलों के फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। ये है दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे अब इसमें हम, ये तो कोर्ट ने कहा, इसमें सरकार का रुख क्या है, कि सरकार का क्या इसमें दृष्टिकोण रहा, वो अपना कैसा रवैया इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे अपना रखा। तो ये है अपने सरकार का रुख को मैं बताता हूँ दोस्तों। जस्ट सेकंड, यहाँ से विजिबल हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है, इनका कहना है इलेक्टोरल बॉन्ड पे अपने जो इंटरव्यू में इन्होंने दिया कि कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं, कमियों को सुधारा जा सकता है। कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड होता तो आपके पास जानकारी होती कि यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया। इनका कहना है कि जो मनी का जो ट्रेल है, सर्कुलेशन कहाँ से आता है, कहाँ से फंडिंग होता है, इसकी जानकारी है। बोला हम मानते हैं दोस्तों कि कोई कानून सर्वमान्य सर्वथा उपयुक्त तो नहीं होती, इस तर्क पे ठीक है
कि बाकी लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता की बात है, वहाँ पे ये इस तरीके के स्पेंड प्रधानमंत्री के द्वारा बोला जाना या उचित सही एक डेमोक्रेटिक देश के लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए उचित नहीं है। क्योंकि जिस डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का, प्रणाली का उपयोग करके आप पद में, पावर में आते हैं, तो आप जनता से उनका हक नहीं छीन सकते। ठीक है दोस्तों। और कहते हैं प्रधानमंत्री जी की नागरिकों को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। तो ये बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री का कहना है कि नागरिकों को राजनीतिक दलों को फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। कोई आम, क्योंकि जानने का अधिकार कोई आम अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को उपलब्ध है। देखो दोस्तों, हम एनालिसिस करते हैं तो आपको बैकग्राउंड भी बताते हैं। जिस तरीके से राजस्थान में जो कि काम चलता है, एक ग्राम सभा में मनरेगा के जो काम को, जो जिस तरीके से खामियां, जो भ्रष्टाचार, करप्शन हो रहे थे, उसको लेकर राजस्थान में एक मूवमेंट चला और उस मूवमेंट से लेकर प्रेशर ग्रुप बना, दबाव बना केंद्र पर। और तत्कालीन यूपीए के जो शासन गवर्नमेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड का ये आरटीआई एक्ट का, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया और लोगों को जानने का अधिकार मिला। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि फंडिंग के बारे में जनता का अधिकार, जानने का अधिकार नहीं प्रधानमंत्री के द्वारा। ये बिल्कुल अनुचित है, अतार्किक है, इलॉजिकल है दोस्तों। फिर कहते हैं कि यह राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों की निजता की रक्षा करे। राइट टू प्राइवेसी, जिसका आर्टिकल 21 की बात करता है, नागरिकों की निजता की, मतलब वो किसकी बात कर रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो दिया है उसकी प्राइवेसी का सरकार का दायित्व है। तो क्या उसकी प्राइवेसी, क्या लोग जो अपना वोट देते हैं, वोट का राइट्स है, जो वोट का देते हैं, तो क्या उनका प्राइवेसी नहीं कि जाने के कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है और क्या उनके अधिकार, कौन सी कंपनी किस जगह पे कैसे उनको मोलेस्ट कर रही है, कैसे उनके जल जंगल जीवन को खतरा पहुंचा रहा है। तो इससे उसको अपना विवेक का भी तो, इसको भी तो प्राइवेसी के अंदर में लेना चाहिए ना, जिसमें किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का उसका अधिकार भी शामिल है। ये बोल रहा है गवर्नमेंट का, ये है पॉइंट ऑफ व्यू। खरीदार को यह अधिकार है कि वह अपनी राजनीतिक पसंद को उजागर किए बिना इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और खरीदार की निजता का ये अधिकार है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है उसकी प्राइवेसी की बात कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जो याचिकाकर्ता, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जो जिसने पिटीशन दायर करी थी, याचिकाकर्ता का दावा है कि जिन 41 कंपनियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े, ये याचिकाकर्ता का दावा है। जो ईडी, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा है, प्रवर्तन निदेशालय के, इनके जो छापे पड़े, बोल रहा है जो पीएमएलए एक्ट से, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस को देखती है। ठीक है, तो छापे पड़े, इसका बता रहा है कि इन कंपनियों ने बीजेपी को 2471 करोड़ का चंदा दिया। ये याचिकाकर्ता का दावा है कि ये बीजेपी की, जो भारतीय जनता पार्टी को 2471 करोड़ का इन्हें चुनावी, इन 41 कंपनियों ने इनको क्या है पैसा डोनेट करा गया बीजेपी को। जिसमें कि बोल रहा है कि अभी जो बहुत बड़ा इशू चला, जिसमें अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो सिटिंग जो सीएम है, अभी वो तिहाड़ जेल में है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उसको जमानत नहीं मिली है, तो वो जो कि तिहाड़ जेल में है, वो भी शराब घोटाले में ही मामले में है। तो इस पर बात आई कि दिल्ली शराब घोटाले में सरकारी गवाह बनने के बाद शरत रेड्डी, ये महत्वपूर्ण जो उसमें कन्विक्टेड था कि अरबिंदो फार्मा की एक कंपनी है, अरबिंदो फार्मा जो फार्मास्यूटिकल की, फार्मा ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया। तो वो उसमें ये शरत जो रेड्डी है, शरत रेड्डी उसमें कन्विक्ट था। बाद में सरकारी गवाह बन जाता है, फिर इसको छोड़ दिया जाता है और ये 55 करोड़ का बीजेपी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा देता है। ये बात आई दोस्तों। गुजरात की दवा बनाने वाली कई कंपनियों के भी यहाँ नाम है, जिसमें दवा के जांच में फेल हुई, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी को करीब 80 करोड़ का चंदा दिया है। ये इशू आया है इसमें दोस्तों। और आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र में जो टॉरेंट समूह को फडणवीस ने 285 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स से माफी दी। टॉरेंट कंपनी है, महाराष्ट्र की बात कर रहा है, 285 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स से माफी दी और उसके बाद इस समूह ने बीजेपी को 185 करोड़ का चंदा दिया। ये भी है इशू दोस्तों कि महाराष्ट्र का इशू में आया देवेंद्र फडणवीस के, जब वहाँ के पूर्व जो सीएम थे, डिप्टी सीएम है। टेलीकॉम सेक्टर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी का नियम बदला गया और उसी समय भारतीय एयरटेल ने बीजेपी को 150 करोड़ का चंदा दिया। जो एयरटेल कंपनी जो वोडाफोन के साथ टाई अप करके फिर रिवाइव हुई है, जिस टाइम में जियो ने पूरी मार्केट को कैप्चर कर लिया, जब डाटा का डेमोक्रेटाइजेशन करा, डाटा का लोकतांत्रिकरण करा, पूरी मार्केट को कैप्चर कर ली, फिर अन्य जो टेलीकॉम कंपनियाँ थी भारत में कमर टूट गई थी सबकी। अब इन्होंने फिर से टाई अप करके आया, एयरटेल धीरे धीरे रिवाइव हुआ और ये पहुंचा, इसको भी स्पेक्ट्रम मिला। ये घोटाले, अब इसमें बात आया दोस्तों कि 150 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड में उनको चंदा मिला है बीजेपी पार्टी को। तो इससे पहले जो नया टेलीकॉम एक्ट आया उसमें लिबरलाइज करके इनको दिया गया, ये भी आरोप लगे हैं दोस्तों। ये है आरोप है 2018 से, ये जयराम रमेश है जो कांग्रेस विपक्षी नेता है। 2018 से 2024 के बीच 6 वर्षों में किस पार्टी को किस चंदा देने वाले से
कितना चंदा मिला, इसकी कोई भी जानकारी जनता के सामने नहीं आई। ये जयराम रमेश बता रहे हैं, जो 18 में एक्ट आने के बाद 24 तक। अभी कोर्ट में आ गया है, तो आप ईसीआई की वेबसाइट में देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई यह विवरण प्रकाशित करे कि किसने किस पार्टी को चंदा दिया है। फिर भी रिमोट कंट्रोल से चल रही एसबीआई ने, देखो ये आरोप लगाया है विपक्ष ने एसबीआई पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पर अदालत से झूठ बोला और कहा कि उसने यह जानकारी एकत्र नहीं की है। फिर उसने डेटा के एकत्र करने के लिए 3 महीने का समय मांगा, जो कि जून में देने की बात कर रहा था। जब तक इलेक्शन हो जाते तो आपको डेमोक्रेसी में आपको पता भी चलना चाहिए ना किस पार्टी को क्या है, तो आप सही अपना विवेक से वोट का उपयोग करेंगे दोस्तों, इसलिए है। तो ये इनका आरोप है एसबीआई पे। लेकिन एसबीआई को जब फटकार लगा, कोर्ट की अवमानना की बात आई, नोटिस निकाला गया बात आई, तो इन्होंने तत्काल आनंद फंड में पूरी जानकारी दे दी और ये कोर्ट को भी ये एंट्री करते थे, इसके बारे में भी आया कि तो ठीक है। वे स्पष्ट रूप से लोकसभा चुनाव के बाद तक डाटा सार्वजनिक करने के लिए एक्सटेंशन चाहते थे। कौन? एसबीआई की बात कर रहा है, जयराम रमेश लगा रहे हैं। यह केवल सुप्रीम कोर्ट का कठोरता के साथ किया गया हस्तक्षेप ही था जिसने एसबीआई को कुछ दिनों में भीतर सार्वजनिक रूप से डेटा जारी करने के लिए मजबूर करा। तो ये बहुत बड़ा ये स्वागत योग्य है कि एसबीआई इतना स्ट्रिक्टली आया और आपके लोगों के जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, इसको उजागर करने में मदद करा। जब एसबीआई ने राजनीतिक दलों के साथ चंदा देने वालों के डेटा को मिलान के लिए 3 महीने के एक्सटेंशन की मांग की थी, तब वह झूठ बोल रहा था। ये विपक्ष बता रहा है कि प्रत्येक दानकर्ता का उस राजनीतिक दल से मिलान करने में जिसे उन्होंने दान किया था। हमारी टीम को पाइथन कोड की 5 लाइनें और 15 सेकंड से भी कम समय लगा। ये है, तो ये उसको जानने में ये बता रहा है दोस्तों, इनकी टीम को 4 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रोजेक्ट और पर्यावरण मंजूरी की स्पष्ट रूप से कारपोरेट चंदादाताओं द्वारा आपकी पार्टी को दिए गए हजारों करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन से जोड़ा जा सकता है। भारत सरकार एक सुपरमार्केट बनकर रह गई है, चंदा दो धंधा लो, ये विपक्ष का एलिगेशन है। आप देखेंगे दोस्तों कि अभी जो चारधाम प्रोजेक्ट में जो सिलक्यारा टैलेंट कोलैप्स हुआ था, जिसमें 40 से 41 मजदूर फंसे थे, जिनको कि रेड होल माइनिंग के थ्रू पे, जिसको एनजीटी ने बैन करा है, जो मेघालय में रेड होल माइनिंग से जैसे कोल वोल की खुदाई होती, उसी थ्रू से जब असफल हो गए बड़े बड़े टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी, तो रेड होल माइनिंग के तरीके खोद खुदाई करके उन मजदूरों को निकाला गया। वो जो हैदराबाद की कंपनी है दोस्तों, जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा इंजीनियरिंग करके, तो इनके द्वारा भी जो चंदा बहुत दिया गया है, इस पे इन्हीं के थ्रू पे ये एलिगेशन लग रहा है। कंपनियों पर कम से कम 40 ईडी, आईटी और सीबीआई के छापे के बाद भाजपा को बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला। प्रधानमंत्री और उनके साथी सुनियोजित ढंग से हफ्ता वसूली में लगे हुए, ये विपक्ष का आरोप है दोस्तों, ये जयराम रमेश ये कह रहे हैं। तो ये था दोस्तों, हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पे देखो सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू बताया, विपक्ष का दिखाया और किस तरीके से चंदा मिला, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे संवैधानिक करार दिया। ये न्यूज़ में इस तरीके के डाटा आपको कोई न्यूज़ जो राइट विंग के जो मीडिया हैं, जो राइट विंग के जो समाचार जो संपादक हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, जो आपके पैसे से आपसे रिचार्ज करके चलता है, वो आपको इस चीज़ों को नहीं बताएगा दोस्तों। तो आप ये सूचना का अधिकार, आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट मिला है, ये संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19(1) के तहत, तो आप इसको जानने का अधिकार है। और इसीलिए हमने आपको इंस्पायर डेमोक्रेटिक न्यूज़ में इस ऐसे चीज़ों को लाने के लिए ये पहल और ये न्यूज़ लाई है दोस्तों। तो इसे अधिक से अधिक फैलाएं, सब्सक्राइब करें और ये आपके कहीं भी जैसे विश्लेषण करते हैं तो ये काम आएगा दोस्तों, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, हम विदा चाहेंगे।